पर चलिए अब स्वागत करते हैं मयूरेश जोशी का भी, वो भी हमारे साथ अब मौजूद है। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं और आपकी टीम को भी। मयूरेश, सबसे पहले तो हम आपसे सीमेंट काउंटर्स पर ही राय जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिक की रिपोर्ट आई है उन्होंने फिर से बताया है कि पैन इंडिया प्राइस हाइक तो जरूर हुए हैं, पर मयूरेश, सीमेंट काउंटर्स में ये काफी इंटरेस्टिंग होता है देखना कि प्राइस हाइक कितना सस्टेन करते भी है या नहीं, या वॉल्यूम का कितना सपोर्ट है। तो आप क्या नजरिया रखते हैं सीमेंट कंपनीज पे, और कोई स्टॉक जो कि यहाँ पर आपको अभी भी पसंद आ रहा हो? So first of all, very good morning to you, Shrishti. Years wishing आपको, आपके सारे colleagues को, पूरी टीम ईटी नाउ स्वदेश के और सारे दर्शकों को a very very healthy, wealthy and a prosperous new year. जहाँ तक सीमेंट सेक्टर और सीमेंट शेयरों का सवाल रहा, you're absolutely right. I think जो सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ होती है वो मैप करती है nominal GDP growth अपने देश की, and if you are expected to grow, and I'm just taking a larger bigger picture out here over the next 3 years, between 7 and 8% तो कहीं ना कहीं I think at least 11 या 12% यानी 1.5 गुना सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा, आई थिंक जो कैपिटल स्पेंडिंग हो रही है, जो 11 लाख करोड़ का एपेक्स बजट अनाउंस किया गया है पिछले वर्ष, दैट इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। जैसे गवर्नमेंट इंफ्रा पे स्पेंडिंग कर रही है, जो रूरल अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, पोर्ट्स है, जो सीमेंट की डिमांड रहेगी फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज शुड इंक्रीमेंटली बी हायर। तीसरा, आई थिंक जो कंसोलिडेशन फेज से पूरा सेक्टर गुजर रहा है, that is somewhere I think a step in the right direction as far as pricing is concerned, because of consolidation pricing में कहीं ना कहीं स्थिरता आएगी। प्राइस हाइक्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेदर दे आर सस्टेनेबल और नॉट ये देखना बहुत लाजमी है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक जो कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स होंगे, दैट इज ऑन 2 counts अगेन, 1 to काउंटर इनपुट कॉस्ट इंक्रीज दैट प्रोबेबली टेक्स प्लेस, और दूसरा होता है जब आप इंक्रीमेंटल डिमांड देखते हो, एंड बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन दैट इज प्रोबेबली हैपनिंग, कंपटीशन इंटेंसिटी प्राइसिंग को लेके कम होती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारे फैक्टर्स यही दर्शा रहे कि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स होंगे फॉर सीमेंट प्लांट्स अक्रॉस ईस्ट को एक बार भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा यूटिलाइजेशन कम है और साउथ में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन इवन दैट विल प्रोबेबली कम ऑन ट्रैक। दैट शुड इम्प्रूव टू मोर देन 75% फॉर द सेकेंड हाफ and probably sustain in the next year as well, जो एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज दे सकता है, रिजल्टिंग इन बेटर EBITDA and better EBITDA per ton that these companies report. Last but not the least, जो वेस्ट हीट रिकवरी और कैप्टिव पावर यूज कर रहे हैं, उससे पावर एंड फ्यूल कॉस्ट इंक्रीमेंटली कम होते जाए। पुटिंग ऑल दिस इन कॉन्टेक्स्ट, सेक्टर पर पॉजिटिव रहेंगे। हमें लगता है जो EPS RS रेटिंग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, ये सेक्टर में चुनिंदा लीडरशिप स्टॉक्स की, वहां पे मुझे लगता है अर्निंग्स ग्रोथ में स्थिरता और स्टेबिलिटी चाहिए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये किसी सीमेंट काउंटर्स पर हमने नजरिया जरूर समझा, क्या फैक्टर्स हैं जो कि प्ले इन कर रहे हैं वो भी मयूरेश ने बताया, और अपनी स्टॉक कॉल्स भी थी, तो इन काउंटर्स पर फोकस जरूर रहेगा। मयूरेश जी, क्या राय होगी आपकी इन कैपिटल और इंडस्ट्रियल गुड्स स्टॉक्स पर, और क्या आपको लगता है कि ऑर्डर इनफ्लोज फिर से एक बार बढ़ते हुए नजर आएंगे बजट के पहले? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। नहीं, 2 चीजें, एक आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक पिछले जो 6 महीने थे, ऑब्वियसली एक मानसून इम्पैक्ट भी था पिछले तिमाही में, बट जैसे इलेक्शन का माहौल चल रहे थे, स्टेट इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑर्डर टेंडरिंग एक्टिविटी थम जाती है। बट इन द सेकंड हाफ आई थिंक ऑर्डर टेंडरिंग एक्टिविटी शुड बिगिन इन रियल अर्नेस्ट। Q3 में शायद इतना प्रभाव ना देखने मिले, बट जितने ऑर्डर फ्लोज आएंगे शायद Q4 और Q1 के एग्जीक्यूशन तक अच्छा खासा आई थिंक इसमें इम्पैक्ट देखा जा सकता है। दूसरा ये देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट केपेक्स स्पेंड हो रहा है, आई थिंक वो राइट एरियाज में हो रहे हैं एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, और इसलिए आई थिंक काफी एरियाज जो कैपिटल गुड्स को लेके है, एज एन एग्जांपल पार को लेके, एज एन एग्जांपल आउटसाइड दिस डिफेंस को लेके, रेलवेज में जो आउटले होगा, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसलिए आप एक्सपेक्टेशन यही बांध के रख सकते हैं कि जो स्टेडी स्टेट ऑर्डर फ्लोज हैं ये कंटिन्यू होंगे। ये ऑर्डर्स ठीक ठाक मार्जिन के साथ आती है, टाइमलाइंस के साथ आती है, इसलिए द कंपनीज हैव टू एग्जीक्यूट वेल, और जैसे कंपनीज एग्जीक्यूट अच्छी तरह से करती है, उनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है ये वेल मेंटेन रहती है, और इसके वजह से जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं इसमें जो जनरेशन होती है वो ठीक ठाक होती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये स्पेस सिलेक्टिवली अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है आई थिंक
valuations थोड़े महंगे हैं in certain pockets within these spaces. But I think selectively, infra companies, selectively manufacturing companies, selectively defense companies, शायद अच्छा प्रदर्शन दे सकती है from an earnings perspective अगले 2 वर्ष। एक और सेगमेंट जहां पर कल हमने अच्छी खासी हरियाली देखी वो था कूलिंग सेगमेंट वाली कंपनीज। हमने देखा वोल्टास में अच्छी तेजी रही, ब्लू स्टार में अच्छी तेजी रही। जरा ये समझते हैं मयूरेश जी, गुड मॉर्निंग, और आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है नए साल में, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। ये सर्दियां चल रही हैं नॉर्थ इंडिया में, भयंकर ठंडी का माहौल है और एसी वाले शेयर गर्म हो रहे हैं, हो क्या रहा है ये? और क्या ये वैल्यूएशन वाला गेम है कि थोड़े लोगों को सस्ते मिल रहे हैं तो लोग अकुमुलेट कर रहे हैं, और क्या ये सही समय है किसी को नया खरीदना है तो? Abhishek ji, I think here's wishing you a very very happy new year as well, full of good health, wealth and prosperity. नहीं, I think एक जो टिपिकल होता है वो सीजनलिटी फैक्टर सारे कंपनीज, एसी कंपनीज के लिए होता ही है, क्योंकि विंटर सीजन वेल एंड ट्रूली ऑन है। और इसमें आई थिंक आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि जो सेल्स होता है या ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ होती है वो सीजनलिटी फैक्टर की वजह से थोड़ी कम होती है। ऑब्वियसली आई थिंक एज वी हेड इनटू द मार्च क्वार्टर, जो इन्वेंट्री पुश थ्रू होती है डिस्ट्रीब्यूशन और डीलर एंड की तरफ गर्मियों की तैयारी के लिए, वो स्टार्ट हो जाती है। बट अगेन जनरली आप देखें तो आई थिंक ऐसे कुछ रहा नहीं है आजकल। आई थिंक जो अंडर पेनिट्रेशन है कूलिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशंस का, वोल्टास हो, ब्लू स्टार हो, आई थिंक अंडर पेनिट्रेशन इज प्रीटी स्टार्क। और मेट्रो एरियाज और अर्बन सिटी, स्पेसिफिकली टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में ऑल राउंड आई थिंक मुझे लगता है बाइंग होती है। और जैसे जैसे आई थिंक रियल एस्टेट डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ते जाएंगे, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले आइटम्स हैं, एसीज आर द लीस्ट पेनिट्रेटेड एट दिस जंक्चर, मोबाइल फोन्स आर द मोस्ट पेनिट्रेटेड एट दिस जंक्चर एज वी स्पीक। यहाँ पे आई थिंक एक स्टेडी स्टेट इंप्रूवमेंट जरूर देखी जा सकती है। However, आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक ही रहेंगे बिकॉज ऑफ सीजनैलिटी। बट जिनके पास स्टॉक से लाइक ब्लू स्टार और वोल्टास, मुझे लगता है दे शुड कंटिन्यू। मयूरेश जी, पेटीएम में कल हमने थोड़ी कमजोरी देखी 3% के आसपास की, और एक नेगेटिव खबर भी आई थी एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई मार्केट शेयर को लेकर। आप जरा बताइए कि पेटीएम अगर ये गिरावट जो आ रही है अगर थोड़ी सी और बढ़ती है तो क्या अकुमुलेट करने का, खरीदने का मौका होगा, या फिर चूंकि अब 2024 में चल बहुत ज्यादा गया है शेयर, ये थोड़ा ज्यादा करेक्ट होने दे तब मौके बनेंगे? अभिषेक जी, अभी आई थिंक जितनी भी इन्होंने डेवलपमेंट्स लाई है और जो एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हम मान के चल सकते हैं अर्निंग्स को लेके, अज्यूमिंग दीज डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस अगले कुछ तिमाहियों में, आई थिंक दैट इज लार्जली कैप्चर्ड इन द प्राइस। अगर आप पिछले 3, 4, 5 महीनों का प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, आई थिंक निचले स्तरों से आई थिंक दैट स्टॉक इज ऑलमोस्ट डबल्ड इफ नॉट लेस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द बेस्ट इज इन द प्राइस। अभी नंबर्स के ऊपर पूरी री रेटिंग की संभावना बन जाती है पेटीएम के लिए, बट आई थिंक इट इज स्टॉक विल नाउ गो थ्रू अ लार्ज कंसोलिडेशन। इस बीच रुपया 5 पैसे की कमजोरी के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। 85 रुपये 65 पैसे के मुकाबले 85 रुपये 70 पैसे पर इस वक्त रुपए की ओपनिंग आप देख रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की कमजोरी नजर आ रही है। लेकिन तमाम असेट क्लासेस की अगर बात करें, मयूरेश, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, एंड एक डिटेल रिसर्च आपके हाउस ने भी रिपोर्ट की है, ऑल दी असेट क्लासेस इन 2024, और इस पर हमने एक स्पेशल शो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के साथ भी किया था। चाहे फिर वो गोल्ड हो, बुलियन मार्केट, प्रेशियस मेटल्स हो, कच्चे तेल की चाल हो, कैपिटल मार्केट्स हो या बॉन्ड मार्केट हो, डिफरेंट एसेट क्लासेस पर एक क्विक टेक दीजिएगा। Pleasure to be here on Morning Show. So gold की अगर आप रिटर्न देखते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, they have actually outperformed the Sensex returns, मार्जिनल क्यों ना हो, बट किया है। इनफैक्ट 1 ईयर और 3 ईयर पीरियड में तो ठीक ठाक आउट परफॉर्मेंस रहा है। तो हमें लगता है आई थिंक जो गोल्ड एक हेजिंग टूल माना जाता था, कहीं ना कहीं आई थिंक विद वॉट एवर इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब एट दिस जंक्चर, एक गोल्ड का जो कंपोजिशन है वो शायद आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ऑब्वियसली सॉवरेन बॉन्ड्स आर ऑफ नाउ बिकॉज द गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन दैट, बट द नेक्स्ट बेस्ट स्ट्रक्चर इज गोल्ड ETFs। तो मुझे लगता है आई थिंक गोल्ड एज अ प्रोपोर्शन शुड बी पार्ट ऑफ योर इक्विटी पोर्टफोलियोज। दूसरा आई थिंक selectively bonds also should probably be part and parcel of your overall portfolio, क्योंकि जो bonds के एक annuity और एक assured returns मिलते हैं वो कहीं ना कहीं आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफसेट कर सकते हैं द वॉलेटिलिटी दैट कैन कम थ्रू इन इक्विटी रिटर्न्स एज वेल। जैसे आई थिंक बॉन्ड मार्केट डीपनिंग हो रही है, लिक्विडिटी बढ़ेगी, इंक्लूजन ग्लोबल इंडेक्सेस में जो इंक्लूजन हुआ है,
कहीं ना कहीं आई थिंक यू विल गेट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ योर लॉन्गर टर्म और योर मीडियम टर्म टेन्योर होल्डिंग एज फार एज बॉन्ड इज कंसर्न्ड। और इक्विटी एक ठीक ठाक कंपोनेंट रहना ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू द बेस्ट ग्रोइंग मार्केट। तो मुझे लगता है आई थिंक सम बिट ऑफ गोल्ड, सम बिट ऑफ बॉन्ड्स और ठीक ठाक प्रोपोर्शन इक्विटीज में रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो मिक्स। गुड सम अप ऑन ऑल द एसेट क्लासेस, थैंक्स फॉर दैट मयूरेश। फेवरेबल मार्केट कंडीशन नजर आ रहे हैं श्रिम्प इंडस्ट्री के लिए 2025 में। अवंती फीड्स, Mansi, I'll give you a context. जो फ्रोजन एक्सपोर्ट्स रहे हैं ये 17 लाख मेट्रिक टन रहे हैं फॉर द एंटायर सी फूड इंडस्ट्री एज फार एज इंडियन एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न। यहाँ पे जो श्रिम्प के एक्सपोर्ट्स हैं ये अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 40% और उसमें से फ्रोजन श्रिम्प्स हैं ये लगभग 40% ऑफ द ओवरऑल एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स करते हैं। सो लगभग 7 से 7.5 लाख मेट्रिक टन। जो अवंती फीड्स स्पेस पे काम करता है, ऑब्वियसली फीड्स इज अ लार्ज कंपोनेंट इन श्रिम्प प्रोसेसिंग इज द अदर लेग। जो वॉल्यूम्स रहे हैं ये ठीक ठाक रहे हैं पहले तिमाही के लिए। ऑब्वियसली देयर वर अ लॉट ऑफ कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है टिपिकली जुलाई और सितंबर में, बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक कंडीशंस दैट यू सॉ ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो श्रिम्प कल्चर की हम बात करते हैं, जो फीड जो प्रोडक्शन की बात करते हैं, पुट इन लेमैन टर्म्स, ये कम रही है और इसकी वजह से इनके प्रोडक्शन के आंकड़े दूसरे तिमाही में कम रहे थे। दूसरा ये देखना चाहिए वी आर कॉम्पीटिंग व्हेन इट कम्स टू द यूएस मार्केट with exports coming in from Thailand, exports coming in from Vietnam, exports coming in for Indonesia और इक्वेडोर। इक्वेडोर में आई थिंक जो एक अच्छी खासी गिरावट हुई है वहां पे आई थिंक जो एक मेजर एक्सपोर्ट कंपोनेंट रहता है चाइना, वहां पे आई थिंक दिक्कतें स्टार्ट हो चुकी है। जो काउंटर अवेलिंग ड्यूटीज है, इंडिया इज लेवाइड द लार्जेस्ट काउंटर अवेलिंग ड्यूटीज बाय द यूएस कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। तो स्ट्रीट ये मान के चल रहा है वंस ट्रम्प अज्यूम्स ऑफिस, बिकॉज द ड्यूटीज आर ऑलरेडी सो हाई, शायद ये ड्यूटीज अदर प्रोड्यूसिंग नेशंस पे शायद बढ़ा दे बिकॉज दे आर लेसर इन प्रोपोर्शन एट दिस जंक्चर। और इसीलिए जो इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्ट्स है, लुकिंग एट दिस फैक्टर, कैन इंप्रूव सिग्निफिकेंटली गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है इफ दिस प्रोबेबली हैपेंस एंड दिस इज द रीजन, प्राइमरी रीजन व्हाई दिस स्टॉक इज रिएक्टिंग। ऑब्वियसली जो क्रिटिकलिटीज होती है इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट, फिश मील, सोया मील और व्हीट फ्लावर, फिश मील और सोया मील की कीमतें कम है बट व्हीट फ्लावर प्राइसेस हैव गॉन हायर, तो कहीं ना कहीं एक ऑफसेट इफेक्ट हो रहा है इनपुट कॉस्ट में। बट आई थिंक द प्राइमरी रीजन इज काउंटर अवेलिंग ड्यूटीज फॉर आवर इंडस्ट्री इज फार हायर देन अदर नेशंस। अगर इनकी ड्यूटीज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट शायद अवंती फीड्स को मिले। ऑलराइट, तो अवंती फीड्स पे डिटेल में हमने मयूरेश से समझा कि क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्ले कर रहे हैं